नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, हम लोग आज बिहार एग्जाम के लिए, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी का या बिहार पुलिस का, कोई भी बिहार की यदि एग्जाम में आप पास करना चाहते हैं और साइंस आपके रिजल्ट में बाधा हो रही है, तो विश्वास कीजिए, यदि इस पूरे सेशन को आप अच्छे तरीका से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है वो आपके कदम को चूमेगी। और हर दिन की भांति आज भी जो है आपका क्लास जो है ये स्टार्ट हुआ है वो शाम के 7 बजे। अब हर दिन जो है आपका बिहार प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपका जो ये क्लास होगा वो शाम के 7 बजे से ही अपलोड हो जाएगा। क्योंकि लाइव क्लास में दिन में चूंकि ऑफलाइन की बहुत सारी क्लासेस थी, बहुत सारी समस्याएं थी और आप लोग भी लाइव में चूंकि नहीं देख पाते थे, लाइव बहुत कम बच्चे आ पाते थे, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था क्लास को लेकर दिन में रहती थी, तो हम शाम के 7 बजे से अपलोड कर दिया करेंगे। और जब भी आपको टाइम मिले पूरी इम्तिहान से पूरी अच्छी तरीका से इस पूरी सेशन को आप लोग जो है जरूर देखिएगा। तो शाम के 7 बजे हर दिन टाइम से आपको ये वीडियो जो है बिहार प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है ये आपको अपलोड हो जाएगा। और जो आम तौर पर जो सिर्फ बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक बेस्ट कलेक्शन जो है वह सुबह में 10 बजे से मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा फायदा कारक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और एक से एक बढ़कर प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जो है जुड़ा हुआ है वो वैज्ञानिक कौन है। आपको पता है, यदि फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात किया जाए, यदि मूल कण की बात किया जाए, तो मूल कण में आपका इलेक्ट्रॉन का नाम आता है, प्रोटॉन का नाम आता है, न्यूट्रॉन का नाम आता है, पॉजिटिनो आता है, न्यूट्रिनो आता है, मेसोन आता है। मतलब वो सारे पार्टिकल्स जो अति सूक्ष्म है उसको मूल कण की श्रेणी में रखा गया है। इस आधार पे उससे जिस पदार्थ का निर्माण हुआ मेरे दोस्त, उस पदार्थ को कई एक स्टेज में बांटा गया है, जिसमें आप मूलभूत देखते हैं कि पदार्थ को मुख्य रूप से 3 ही अवस्था में बांटा गया था। एक आपका है ठोस, दूसरा आपका है द्रव और तीसरा आपका है गैस। लेकिन इस ठोस, द्रव और गैस के अलावे भी पदार्थ की 2 और अवस्थाओं के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला है, जिसमें पदार्थ की चौथी अवस्था और पदार्थ की 5वीं अवस्था आते। हम उस क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करेंगे तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है ये आपका बीईसी कहलाता है। क्या कहलाता भाई? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है वो आपका बीईसी कहलाता है। यानी बीईसी कहने का मतलब हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये सवाल आपसे पूछा था कि विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा है? तो आपके सामने है, आपके सामने बोस लिखा हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी हो जाएगा और आपके सामने है। तो क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो यहां से क्लियर हो गया कि भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है? तो वो आपका बॉस है। कौन है भाई? तो वो आपका बॉस है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की एक अलग स्टेज है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को हाल फिलहाल ही पता चला है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे कहता है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। यानी सवाल आपसे कहता है उस न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बारे में। देखिए, मैं आपसे यदि न्यूक्लियर पार्टिकल्स की चर्चा करूं, देखिए एसएससी एग्जाम 2013 में यह पूछा गया क्वेश्चन, एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यदि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और इसके पार्टिकल्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण आते हैं। लेकिन इसके अलावे कुछ और भी एंटी पार्टिकल्स हैं, कुछ और भी अति सूक्ष्म कण हैं जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसी में से कह रहा था कि उसका आप नाम बताइए जिसका द्रव्यमान भी शून्य हो और जिसका चार्ज जो है, यानी चार्ज बोले तो आवेश भी शून्य हो, यानी ना उस पर द्रव्यमान हो ना ही आवेश हो। ऐसा कौन सा पार्टिकल्स है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका न्यूट्रिनो है, जिस पर ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही इसका कोई चार्ज होता है। और न्यूट्रिनो जो है इसका खोज किसने किया था? तो न्यूट्रिनो का खोज जो है वो पाउली नाम के वैज्ञानिक ने किया था।
क्योंकि अति सूक्ष्म कण में पॉजिट्रिनो का नाम आता है, न्यूट्रिनो का नाम आता है और मेसोन का नाम आता है। 3 पार्टिकल्स आता है। कौन कौन सा भाई? तो एक आपका हो गया पॉजिट्रिनो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे सवाल ही पूछ देता है कि बताइए कि पॉजिट्रिनो का खोज किसने किया। कभी पूछता है कि बताइए न्यूट्रिनो का खोज किसने किया, तो कभी पूछता है कि बताइए मेसोन का खोज किसने किया। तो आप ध्यान देंगे मेरे दोस्त, यह है पॉजिट्रिनो, दूसरा है आपका न्यूट्रिनो और तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा आपका है मेसोन। तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त कि इस तरीके से आपसे जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पॉजिट्रिनो का खोज जो है एडरसन नाम के वैज्ञानिक ने किया, न्यूट्रिनो का खोज जो है वो पाउली ने किया और मेसोन का खोज जो है युकावा ने किया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, एकदम इसको नोट कर लेना है और अच्छे तरीका से जरूर इसको याद रखना है, क्योंकि ना जाने आपसे एग्जाम में जो है इस तरीके के सवाल पूछा जाए और आपसे एक क्वेश्चन बन जाए और ये एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। और उम्मीद करते हैं यदि आप सब लोगों को ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, तो आप लोग लाइक इसको जरूर करेंगे। अच्छा लगे मेरे सेशन तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ सके। यदि साइंस उसके रिजल्ट में बाधा बनती है तो आज के बाद उसके रिजल्ट में बाधा ना बने। साइंस काफी आसान करना है तो सुबह के 10 बजे और शाम के 7 बजे आप हमारे चैनल पे जरूर आइए और उस क्लास को देखकर, साइंस की बेहतर क्लास को देखकर आप लोग जरूर फायदा लीजिए। क्लियर? याद हो गया बाबू? एकदम याद अच्छे तरीका से हो जाता है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्लियर हो गया कि पॉजिट्रिनो का खोज एडरसन ने किया, न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया और मेसोन का खोज युकावा ने किया। और ये न्यूट्रिनो क्या है? इस पर ना तो कुछ द्रव्यमान होता है और ना ही इसका क्या होता है, ना ही इस पर कोई आवेश होता है। यानी बिना द्रव्यमान और बिना आवेश का पार्टिकल्स जो है वो आपका न्यूट्रिनो है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है। मेसोन की बात करेंगे तो इस पर आपका जीरो भी चार्ज रहता है, नहीं जीरो भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव। इस पर इस तरह के सारे चार्ज उपलब्ध होते हैं। क्लियर बाबू? 100% ना एकदम। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर इस सेशन को शेयर कीजिए और अपने दोस्त के भी यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए मेरे दोस्त। क्लियर बाबू? चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कण जो न्यूक्लियन की को बांधे रखने का कार्य करता है। यानी ध्यान रखना है, कहता है कि न्यूक्लियन को जो बांधे रखने का काम करता है, मतलब जो न्यूक्लियस में होता है और उसको काफी ज्यादा मतलब क्या करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है, उसको बांध कर रखता है। ऐसा पार्टिकल्स कौन है? तो ऐसा पार्टिकल्स जो है ये आपका मेसोन है। और मेसोन का खोज किसने किया था? तो मेसोन का खोज युकावा ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक याद रखेंगे, जेम्स चैडविक। चूंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि पार्टिकल्स के बारे में, कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कभी प्रोटॉन के बारे में, कभी न्यूट्रॉन के बारे में, कभी पॉजिट्रिनो के बारे में, कभी न्यूट्रिनो के बारे में, कभी मेसोन के बारे में, तो याद रखिएगा मेसोन का खोज युकावा ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन जो है इसका खोज एडरसन ने किया था और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है आपको थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन आप नाम सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, पॉजिट्रिनो खोज इलेक्ट्रॉन ने ये एडरसन ने किया, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया और मेसोन का खोज युकावा ने किया। यदि प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए कि बताइए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा प्रोटॉन का खोज जो है ये आपका गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया मेरे दोस्त? तो प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया। क्लियर ना? कोई दिक्कत? और परमाणु का खोज किसने किया था? एटम के खोज के बारे में पूछा जाएगा तो परमाणु का खोज जो है ये जॉन डाल्टन ने किया। जॉन डाल्टन ने किया। और परमाणु के नाभिक के बारे में पूछेगा कि परमाणु के न्यूक्लियस का यानी नाभिक का खोज किसने किया, तो परमाणु के नाभिक का खोज जो है ये आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा भाई? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। तो जितने भी यहां पर वैज्ञानिक का नाम अभी देखे थे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, एकदम दिमाग में सेट कीजिए और 100% आप याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने, ये प्रोटॉन ने, पॉजिट्रॉन है इसका खोज एडरसन ने, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने, मेसोन का खोज युकावा ने, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने, परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की बात होगी कि न्यूट्रॉन का खोज तो जेम्स चैडविक बता दिए, और न्यूट्रिनो का, तो न्यूट्रिनो का खोज जो है वो आपको पाउली ने किया।
किसने किया भाई? तो पाउली ने किया। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बाबू, पक्का ना? एकदम आप लोग लगातार इस सेशन में बने रहेंगे, लास्ट क्वेश्चन तक मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए। अगला है कि न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि न्यूट्रिनो का खोज जो है आपको पाउली ने। एडरसन ने किसका खोज किया था? तो पॉजिट्रिनो का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। यूकावा ने किसका खोज किया? तो यूकावा ने मेसोन का खोज किया। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया। याद हो गया ना बाबू? एकदम याद हो गया तो आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं और आपको याद हो गया, तो आप लोग आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। ना कमेंट करने में मेरे दोस्त पैसा लगता है, ना ही लाइक करने में, तो पट पट लाइक बटन दबा दे जाइए और सट सट आप लोग कमेंट जरूर करते जाइए। तो याद हो गया होगा, एडरसन ने ये पॉजिट्रिनो का खोज किया था, पाउली ने न्यूट्रिनो का खोज किया था, यूकावा ने मेसोन का खोज किया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। पक्का ना बाबू? चलिए अगला है कि मेसोन का खोज किसने किया? तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि मेसोन का खोज यूकावा ने किया। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। और पाउली ने किसका खोज किया था? तो न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में अंतर है, क्योंकि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, परमाणु के जो मौलिक कण हैं, ध्यान देना मेरे दोस्त, यदि परमाणु के मौलिक कण की सवाल आती है तो परमाणु के मौलिक कण की संख्या जो है वो आपका मात्र 3 है। कहेंगे सर कौन कौन? तो इसमें नाम आता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें नाम आता है प्रोटॉन का और इसमें नाम आता है न्यूट्रॉन का। ये परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इन देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। कौन कौन भाई? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड अदर देखेंगे इससे भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, अति सूक्ष्म कण है, उसमें पॉजिट्रिनो का नाम आता है, न्यूट्रिनो का नाम आता है और मेसोन का नाम आता है। यानी टोटली यदि मैं आपसे बात करूं तो एटम में 6 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो और मेसोन। पक्का बाबू? याद हो गया? पक्का ना? एकदम याद होते जा रहा था। आप लोग जरूर लाइक करते जाइए और जल्दी जल्दी इसको शेयर भी करते जाइए। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नित्य प्रतिदिन सुबह के 10 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पे जरूर आइए और आपको डेली जो है नया नया वीडियो मिलेगा, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट करने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? अब यदि परमाणु के भाग नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता एटम में है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, ये तीनों है। नहीं पूछ रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फोटोन हो जाएगा। ये सब परमाणु के भाग हैं, ये सब परमाणु के मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के मौलिक कण, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का नाम आता है। और ये फोटोन जो है ये परमाणु के पार्ट्स नहीं है, तो आंसर डी होगा। यदि फोटोन की बात किया जाए तो आपका प्रकाश जो है, इस प्रकाश यानी लाइट के बारे में पूछा जाएगी। लाइट का निर्माण जिस फंडामेंटल पार्टिकल से हुआ है, प्रकाश का निर्माण जिस छोटे कणों से हुआ है, उसी कण को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। यानी प्रकाश जो है फोटोन का एक बंडल है। प्रकाश का निर्माण जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हुआ है उसी को फोटोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बाबू? चलिए, ये एमपीपीसीएस में, एमपीपीएससी में ये पूछा गया 2005 का सवाल है। आज हम उन सारे प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछा गया है, और ना जाने आपके एग्जाम में भी एक सवाल पूछ दे और आपका रिजल्ट हो जाए। इसलिए प्रत्येक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से जरूर देखते जाइएगा और एकदम इसको याद भी करते जाइएगा। क्लियर भाई? अगला सवाल आपका है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? देखिए, द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक मास कहा जाता है। और आपका जो ये एटॉमिक मास होता है मेरे दोस्ता, ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर, यानी ए बराबर फॉर्मूला होता है P + N। यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता है। अब ऑप्शन में देखिए, केवल प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताया कि एटॉमिक मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। अब यहां पर 3 डाटा दिया हुआ है। मान लिया जाए आपसे एग्जाम में सवाल पूछे, कभी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, कभी प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए, कभी एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो इसमें से कोई 3 डाटा में 2 का मान दे देगा और तीसरे के बारे में पूछेगा। पट पट बैठाइएगा, 60 जोड़ घटाव कीजिएगा और खटखट आंसर आ जाएगा। यदि ए पूछा P + N हो गया, P पूछेगा तो A - N हो जाएगा, और N पूछेगा तो A -
पी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, जिससे एग्जाम में 100% सवाल जो है पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है बाबू? चलिए अगला है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है वह किसके बराबर होगा? सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होगा। गलत है, क्योंकि द्रव्यमान जो है यह हमेशा परमाणु क्रमांक से ज्यादा होगा। सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगा। एकदम सही होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपके सामने है, इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। अतः कभी भी एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा ही होगा, कभी भी एटॉमिक नंबर से कम नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ए बराबर फॉर्मूला होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस एन, या ए बराबर फॉर्मूला होता है Z प्लस एन। और Z क्या है? तो Z इज एटॉमिक नंबर, यहां पर Z एटॉमिक नंबर है। अतः कभी भी याद रखना है ए जो है वो Z से ज्यादा ही होगा। इसलिए आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर बाबू? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? एकदम आप लोग एकदम इसी तरीके से लगातार हर एक क्वेश्चन में मेरे साथ बने रहिए, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए अच्छा लगे। और इस तरह की क्लास यदि आपको अच्छा लगता है और रेगुलर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। और क्या सोचते हैं इस क्लास के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में, आप सभी लोग कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए मेरे दोस्त। अगला है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर की बात होगी तो उसको परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है। यानी किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को जो है परमाणु संख्या कहा जाता है, अर्थात Z कहा जाता है। यानी ए बराबर फॉर्मूला होता है Z प्लस एन, तो Z बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस एन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सॉरी, ये द्रव्यमान एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन, लेकिन यह द्रव्यमान संख्या पूछ रहा था तो आपका द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, बी नहीं होगा बाबू, क्योंकि कहा था परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर। यदि परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर कहा था तब आपका Z यानी परमाणु संख्या होता, लेकिन यहां पूछ रहा था परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर, तो यह द्रव्यमान क्षति के बराबर होगा। यह परमाणु संख्या ने बल्कि द्रव्यमान क्षति के बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के भार से कम होगा? नहीं। नाव के भार से ज्यादा होगा? नहीं। नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह से क्या है? नीचे है। यानी आपका आंसर जो है ये 10 का सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? नहीं। आप बात करते हैं झील में तैरने वाली इस्पात के नाव का, तो नाव का जो पानी हटाएगा तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे का पानी होगा वो होगा, तभी जाकर वो जो है तैरते रहेगा। यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला सवाल है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? यदि आप कालीन की सफाई करते हैं और आप छड़ी से क्या करते? पीटते हैं, या फिर मान लीजिए कंबल जो है ये कंबल में गर्दा लगा है और उसे पीटते हैं। इस तरीके के जब सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जब आप कालीन को झाड़ते हैं या मान लिया जाए ये कंबल को आप पीटते हैं तो उससे जो गर्दा बाहर निकलता है ये गति के पहला नियम। और किसके गति के पहला नियम? तो याद रखिएगा ये न्यूटन साहब के, न्यूटन के प्रथम गति नियम में आता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम में सम्मिलित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई? अगला आपका है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। देखिए आपको पता है कि बर्फ जो होता है मेरे दोस्ता ये फ्रिक्शन लेस होता है, यानी इसमें आपका घर्षण जो है ये घर्षण नहीं होता है। याद रखिएगा बर्फ जो है इसमें घर्षण क्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि बर्फ में जब घर्षण नहीं होता है और आपको चलने के लिए या किसी भी जीव जंतु को चलने के लिए क्या चाहिए? तो किसी भी जीव जंतु को चलने के लिए जो है आपको फ्रिक्शन चाहिए। यदि आप सड़क पर चलते हैं तो आपको चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। यदि फ्रिक्शन नहीं मिलेगी तो आप आसानी से चल नहीं सकते हैं। तो आपका बर्फ जो है उसमें घर्षण होता ही नहीं है, अतः वहां चलना आपके लिए क्या हो जाएगा? काफी कठिन हो जाएगा। अब एक में है कि बर्फ सड़क से सख्त होता है, बिल्कुल गलत है। सड़क बर्फ से सख्त होता है
ये भी गलत है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ये भी गलत है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। पॉइंट ये याद रखना है कि बर्फ जो है वो फ्रिक्शन लेस होता है, घर्षण काफी कम होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसलिए आंसर आपका जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बर्फ जो है उस पर चलना इसलिए कठिन है मेरे दोस्त क्योंकि बर्फ फ्रिक्शन लेस होता है, बर्फ में फ्रिक्शन ही नहीं होता है, इसलिए उस पर चलना काफी कठिन होता है। लेकिन सड़क पर चलना आसान होता है क्योंकि सड़क पर आपको फ्रिक्शन मिलता है। क्लियर? अगला है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है और आपको मेरे दोस्त पता है कि रोड़ा युक्त सड़क जो होगा वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो जब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो वहां क्या होगा, आप आसानी से चल सकते हैं क्योंकि आपकी पैर वहां नहीं फिसलेगी। लेकिन बर्फ की बात होगी तो बर्फ के में चूंकि फ्रिक्शन नहीं होता है, काफी कम होता है, तो बर्फ में आप बार बार फिसल जाएंगे, बार बार आप गिर जाएंगे, अतः बर्फ पर चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखा जाए, कहता बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है, ऐसा नहीं होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। यदि आप बात करते हैं पैर और बर्फ के बीच में, तो पैर और बर्फ के बीच फ्रिक्शन बहुत कम होगा, इसलिए चलना मुश्किल है। लेकिन पैर और रोड़ी के बीच फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसलिए चलना बर्फ की तुलना में काफी आसान हो जाएगा। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया। अगला है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखेंगे पीसा की ऐतिहासिक मीनार झुकी हुई है। आप सब लोग याद करते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार, लेकिन अब तक वो झुकी है, क्यों पता है? क्योंकि पीसा की झुकी हुई मीनार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी उसका जो गुरुत्व केंद्र है, वो उसके झुके हुए पार्ट्स नहीं बल्कि अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज तक वो कभी नहीं गिरी। या फिर आपने हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, बरसों से वो दो पिलर पर ही है और आज तक नहीं झुका, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके मध्य में नहीं बल्कि उसके अर्थ सरफेस जुड़ा हुआ है, उसके पिलर के पास है, इसलिए नहीं गिरता है। तो इस तरीके के एग्जाम जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इस तरह के सवाल में ध्यान रखेंगे। ये आंसर क्या होगा, तो इसके गुरुत्व केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से होकर गुजरती है। आधार बोले तो अर्थ सरफेस से होकर गुजरती है, पृथ्वी से गुजरती है, इसलिए नहीं गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यहां आधार से कहने का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा मेरे दोस्त, वो पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं। तो याद रखिएगा पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में पूछा जाए, हवा महल के बारे में पूछा जाए, ये हावड़ा ब्रिज के बारे में पूछा जाए, नहीं तो सबका आंसर सेम होगा। यह आंसर क्या होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है वो अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ है, वो आधार से जुड़ा हुआ है, बेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो नहीं गिरती है, नहीं झुकती है। क्लियर? तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, ऐसा क्यों होता? ध्यान दीजिए, ठंडी के मौसम में पानी की पाइप क्यों फट जाती है पता है? इसलिए फट जाती है कि ठंडी के मौसम में पानी जम जाता है, जब पानी जमता है तो उसका आयतन ज्यादा हो जाता है। याद रखिएगा, पानी जब जमेगा, पानी जब जमता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, पानी जब जमता है तो आयतन इसका जो है बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पानी जब जमता है तो इसका आयतन जो है बढ़ जाता है, और आयतन जब बढ़ता है तो बोतल का या पाइप का आयतन तो नहीं बढ़ेगा, पानी का आयतन बढ़ेगा। जब जमेगा तो बर्फ का आयतन बढ़ेगा और वो ये पाइप को या बोतल को क्या करेगा, फाड़ देगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, इसके कारण नहीं फटता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता था, उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देता नहीं, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। एकदम ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दिख रहा है और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी जमने के बाद पानी जो है उसका आयतन बढ़ जाता है, और आपके सामने मैंने आपको बताया कि पानी जब जमता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके वजह से जब आयतन उसका बढ़ता है तो पाइप को वो तोड़ देता है। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट, बिल्कुल सही है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जो है जमने पर टूट जाती है। सेम कारण है कि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जमने पर चूंकि जल का आयतन बढ़ जाता है इसलिए बोतल की बात करेगा, पाइप की बात करेगा, याद रखिएगा टूट ही जाएगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है? नहीं, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित, बिल्कुल सही है। यानी उस व्यक्ति का भार जो है वो घट जाता है लेकिन उसकी मात्रा जो है ये अपरिवर्तित। याद रखिएगा, चाहे वो चंद्रमा की बात आपसे करता हो या चाहे आपसे आकाश की बात करता हो, चाहे वो आपसे अंतरिक्ष की बात करता हो, इस तरीके के कभी भी सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वहां पर किसी व्यक्ति के भार के बारे में पूछा जाए, किसी वस्तु के भार के बारे में पूछा जाए, इस तरह का कभी भी सवाल हो तो याद रखिएगा चंद्रमा पर, आकाश में, अंतरिक्ष में वस्तु का भार जो है भार कम हो जाता है। भार क्या हो जाता बाबू रे? तो भार वहां जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान के बारे में रहेगा तो याद रखिएगा द्रव्यमान जो है ये अपरिवर्तित रहता है, यानी द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान नेवर भी चेंज, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन भार ऑलवेज चेंज, भार हमेशा परिवर्तित होते रहता है। तो वस्तु का भार, व्यक्ति का भार जगह जगह पर परिवर्तन होता है। यदि आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है भारहीन महसूस होगा, लेकिन द्रव्यमान अर्थात इन द सेंस अमाउंट में, मात्रा में, द्रव्यमान में, मास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? अभी तुरंत मैंने आपको बताया, एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। वो चंद्रमा पर चूंकि आप भारहीन हो जाते हैं या कोई वस्तु भारहीन हो जाता है, इसलिए यदि वो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो पृथ्वी से जैसे ही वो चंद्रमा पर जाएगा तो वो चूंकि भारहीन हो जाएगा, अतः यहां के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो ज्यादा कूद पाएगा। यदि वो समझिए पृथ्वी पर कोई व्यक्ति जो है यदि 2 फीट कूदता है तो पता है चंद्रमा पर वो जब जाएगा, चंद्रमा पर जब वो जाएगा तो वो 12 फीट कूदेगा। कितना फीट भाई? 12 फीट कूदेगा। तो आप आंसर क्या दे सकते हैं? चंद्रमा की सतह खुदरी है, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा का कोई वायु, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए वहां पर उछलना आसान हो जाता है। यानी वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यानी वहां स्मॉल जी जो है वो अर्थ सरफेस अपेक्षा कई गुना ज्यादा कम होता है, 1/6 गुना कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर उछलना बहुत आसान होता है। यानी आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद रखिएगा चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना हो जाता है। वहां पर जी काफी कम काम करता है, इसलिए वस्तु का भार भी कम हो जाता है और वहां पर उछलना भी काफी आसान हो जाता है। यानी पृथ्वी पर यदि आप 2 फीट उछलते हैं तो चंद्रमा पर आप 12 फीट उछलिएगा। पृथ्वी पर 5 फीट उतरते हैं, चंद्रमा पर 6×5 30 फीट उछलिएगा। कारण समझ में आ गया? क्योंकि यहां जी ज्यादा काम करता है और चंद्रमा पर जी काफी कम काम करता है। क्लियर भाई? चलिए अगला है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उस पर विस्थापन करने में असफल रहता है। मान लिया जाए आप पढ़े हैं W बराबर आपका होता है F × S। अब किसी वस्तु पर आप बल तो लगा रहे हैं, मान ले बल आप 10 न्यूटन लगा दिए, लेकिन S 0 हो जाए अर्थात डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हो, तो वहां पर वर्क क्या हो जाएगा? वर्क आपका 0 हो जाएगा। यानी आप लगातार मान ली इस दीवार को लगातार धक्का दे रहे हैं, दीवार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपने फोर्स तो लगाया, फोर्स 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, आपने जो भी लगाया फोर्स तो लगाया, लेकिन दबाव में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब यह कि आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि वर्क आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स तो आपने 100 न्यूटन भी 10 न्यूटन भी लगा दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो आपका वर्क भी 0 हो जाएगा। अब एक में कहता है कोई भी कार्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते मेरे दोस्त आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सके। धन्यवाद।